नमस्कार। आज बात करते हैं विजय माल्या की। उनका नाम अभी फिर से काफी चर्चा में है। हाँ, वो राज शामानी के पॉडकास्ट पर आए थे उसके बाद से। बिल्कुल। तो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले शख्स की कहानी में गजब के उतार चढ़ाव हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, रिपोर्ट्स हैं, इंटरव्यूज हैं, तो चलिए कोशिश करते हैं इस पूरी कहानी को थोड़ा समझने की, परत दर परत। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये भारत के कॉरपोरेट जगत की है, हमारे बैंकिंग सिस्टम की है और हाँ, पब्लिक परसेप्शन की भी है। मतलब कैसे एक इतना बड़ा कारोबारी साम्राज्य, इतनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल और आज पहचान एक ऐसे शख्स की जिन पर हजारों करोड़ के कर्ज और धोखाधड़ी के आरोप है। तो आज हम इसी उत्थान पतन और जो हाल में हुआ है उस पर बात करेंगे। हाँ, तो शुरुआत उनके बैकग्राउंड से करते हैं। जन्म कोलकाता में 18 दिसंबर 1955। पिता थे विट्ठल माल्या, उनसे यूनाइटेड ब्रेवरीज का कारोबार विरासत में मिला और उन्होंने उसे काफी आगे बढ़ाया। मतलब सिर्फ शराब का कारोबार नहीं, हाँ, किंगफिशर एयरलाइंस भी थी, फॉर्मूला 1 टीम, आईपीएल टीम आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, हाँ, साम्राज्य काफी फैलाया था। और वो इमेज किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली, शानदार पार्टियां, यॉट, प्राइवेट जेट्स, ये सब जैसे उनकी पहचान ही थी। बिल्कुल। और एक बात जो शायद लोग भूल जाते हैं, वो 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। हाँ, वो भी है। और ये पॉलिटिकल कनेक्शन बाद में काफी सवालों में भी आया था। लेकिन जो असल दिक्कत शुरू हुई वो थी किंगफिशर एयरलाइंस से। अच्छा। 2003 में लॉन्च हुई थी, बड़े तामझाम से। फिर 2007 में एयर डेक्कन को खरीद लिया, जो काफी महंगा सौदा था। पर ये एयरलाइन कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं पाई। शायद जरूरत से ज्यादा विस्तार, मतलब ओवर एम्बिशन। फिर ईंधन की कीमतें बढ़ गईं, कंपटीशन बहुत था। इन सब ने मिलके कर्ज का बोझ बहुत बढ़ा दिया। कितना कर्ज हो गया था अंदाजन? देखते देखते ये कर्ज करीब करीब 9,000 करोड़ तक पहुंच गया था, ऐसा माना जाता है। 9,000 करोड़, ये तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। फिर तो बैंकों ने एक्शन लिया होगा। बिल्कुल। 2012-13 के आसपास तो एयरलाइन का ऑपरेशन ही बंद हो गया। कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं मिली महीनों तक। उसकी काफी आलोचना हुई थी। हाँ, वो तो याद है। फिर 2014 आते आते बैंकों ने उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया, मतलब जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वाला। एसबीआर के नेतृत्व में करीब 17 बैंकों का कंसोर्शियम था। उन्होंने पैसे वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की। और इसी सब के बीच मार्च 2016 में माल्या भारत छोड़कर यूके चले गए। हाँ, और तब से उन पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। और यूके कोर्ट्स ने तो प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी ना। 2020 में शायद आखिरी अपील भी खारिज हो गई थी। हाँ, मंजूरी मिल गई थी, अपील भी खारिज हो गई थी, लेकिन वो अब तक भारत लाए नहीं जा सके हैं। उसमें क्या पेच है? इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया थोड़ी क्या कहते हैं, जटिल होती है। कानूनी दांव पेच होते हैं, डिप्लोमेटिक पहलू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यूके के कानून के तहत कुछ गोपनीय कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, शायद इसीलिए प्रत्यर्पण रुका हुआ है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे इतने हाई प्रोफाइल मामलों में कानूनी प्रक्रियाएं लंबी खिंच सकती हैं। खैर, इसी सब बैकग्राउंड में आता है जून 2025 का वो राज शमानी पॉडकास्ट, करीब 4 घंटे लंबा इंटरव्यू। उसने तो जैसे एक भूचाल ही ला दिया सोशल मीडिया पर। हाँ, बिल्कुल। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। माल्या ने कई बड़े दावे किए। उन्होंने ये तो माना कि हाँ, उन्हें भगोड़ा कहा जाता है, लेकिन खुद को चोर मानने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, ये पॉइंट उन्होंने बहुत स्ट्रेस किया। और उन्होंने किंगफिशर के जो कर्मचारी थे उनसे माफी भी मांगी। एयरलाइन बंद होने के लिए उन्होंने खराब आर्थिक हालात और रेगुलेटरी दिक्कतों को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जो सबसे बड़ा दावा था वो कर्ज चुकाने को लेकर था। हाँ, वो क्या था? उनका कहना था कि जो मूलधन था लगभग 6,200 करोड़ रुपए, उसके बदले वो बैंकों को ब्याज समेत करीब 14,000 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं या दे चुके हैं, ऐसा कुछ। 14,000 करोड़ रुपए, ये दावा तो मतलब हर जगह हेडलाइन बना। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सच है? क्या बैंकों का भी यही कहना है? क्या ये पूरी देनदारी है? यहीं पर तो असली सवाल है, यही विरोधाभास है। बैंकों का कंसोर्टियम और ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय वो लगातार कहते रहे हैं कि जो कुल बकाया रकम है ब्याज वगैरह मिलाकर वो इससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। उनका ये भी कहना है कि माल्या की ये पेशकश पूरी देनदारी कवर नहीं करती और कानूनी प्रक्रिया तो अपनी जगह चलती ही रहेगी। तो एक तरफ माल्या का दावा, दूसरी तरफ बैंकों और एजेंसियों का पक्ष। मामला फंसा हुआ है। बिल्कुल। माल्या ने पॉडकास्ट में भारत लौटने की इच्छा भी जताई थी ना? हाँ, जताई थी, लेकिन शर्तों के साथ कि निष्पक्ष सुनवाई हो और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए।
ग्रे पॉडकास्ट पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही? क्या लोगों ने उनकी बात मान ली? रिएक्शन बहुत मिला जुला रहा। सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज आए, बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि चलो उन्हें अपनी बात रखने का मौका तो मिला, एक साइड सुनने को मिला। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो इसे एक सोची समझी पीआर स्ट्रैटेजी मान रहा है, मतलब अपनी इमेज सुधारने की कोशिश। हाँ, सहानुभूति बटोरने की कोशिश शायद। हाँ बिल्कुल। वो कॉमेडियन शुभम गौर का एक मजाक वायरल हुआ था ना। हाँ, याद है। पैसे तो हमें उसे उल्टा लौटाने हैं। एग्जैक्टली। वो कहीं ना कहीं जो आम जनता के मन में एक शक है ना, उसको दिखाता है। तो कानूनी तथ्य अपनी जगह है और ये पब्लिक नैरेटिव बनाने की कोशिश अपनी जगह चल रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो कहानी एक बहुत सफल टाइकून के अर्श से फर्श पर आने की है। भारी कर्ज, गंभीर कानूनी आरोप और अब एक पॉपुलर पॉडकास्ट के जरिए अपनी कहानी को एक नए तरीके से पेश करने की कोशिश। तो इसका क्या मतलब निकालें हम? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब एक तरफ माल्या जैसे व्यक्ति हैं जो कर्ज चुकाने के इतने बड़े दावे कर रहे हैं, निष्पक्ष सुनवाई जैसी शर्तें रख रहे हैं, और दूसरी तरफ लोन डिफॉल्ट है, धोखाधड़ी के आरोप हैं, प्रत्यर्पण की कानूनी सच्चाई है, तो ये पूरी स्थिति क्या दिखाती है? ये हाई प्रोफाइल लोगों की फाइनेंशियल जवाबदेही के बारे में सवाल उठाती है, न्याय प्रक्रिया की जो जटिलताएं हैं उन पर सोचने को मजबूर करती है, और इस डिजिटल मीडिया के दौर में पब्लिक परसेप्शन को कैसे गढ़ा जाता है, उसकी ताकत क्या है और उसकी सीमाएं क्या हैं, ये सब बातें सामने आती हैं। सही बात है। क्या वित्तीय अपराधों में सच सिर्फ वही होता है जो अदालत तय करती है, या वो भी होता है जो पब्लिक मान लेती है? ये वाकई एक सोचने वाला पेचीदा सवाल है।